हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। हम लोग इस सेशन में वीकली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि नवंबर के सेकेंड वीक का है। और इसमें से 7 नवंबर टू 13 नवंबर के सारे न्यूज़ हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है, चिली अंतर्राष्ट्रीय चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बन गया। ओके, तो ये सबसे पहले इसमें यही न्यूज़ आपको याद रखना है कि ये आईएसए का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जिसका गठन 2015 में हुआ था, तो इसका कैवां सदस्य बन गया? 95वां सदस्य कौन बना? चिली बना। ठीक है, चिली का राजधानी सैंटियागो है। और 6 नवंबर 2023 को चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बन गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के वितरण में वृद्धि के लिए एक सदस्य संचालित एवं सहयोगी मंच है। और आईएसए का मूल उद्देश्य ऊर्जा तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और अपने सदस्य देशों में ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना। और शुरुआत में भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में आईएसए का संकल्पना 2015 में 21वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 के दौरान की गई थी, फ्रांस और इंडिया के द्वारा। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? भारत के गुरुग्राम में मुख्यालय है। ओके, आईएसए का मुख्यालय कहाँ पर? हेडक्वार्टर इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत। पोत का नाम क्या है? सूरत। और के क्रेस्ट का अनावरण किया गया। और ये कौन कौन किया? तो यहाँ पर लिखा हुआ है भूपेंद्र पटेल, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और इन्होंने 6 नवंबर 2023 को सूरत में भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत, विध्वंसक मतलब जो दूसरे पोत को ध्वस्त कर सकता है, ठीक है, के क्रेस्ट का अनावरण किया। और किसी जहाज का क्रेस्ट जो है एक तरह का प्रतीक चिन्ह होता है। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? प्रतीक चिन्ह। और यह पहली बार है कि किसी युद्धपोत के प्रतीक चिन्ह का अनावरण उसी शहर में किया गया जिसके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो ये पोत का नामकरण सूरत शहर के नाम पर किया गया है। और जो युद्धपोत सूरत का क्रेस्ट पर सूरत के हजीरा का प्रसिद्ध प्रकाश स्तंभ, एक एशियाई शेर और लहरों को दर्शाया गया है। इसका जो चिन्ह है उस पर ये चीजें दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इस पोत का जलावतरण मुंबई में 17 मार्च 2022 को किया गया था। और यह गुजरात के किसी भी शहर के नाम पर रखा जाने वाला पहला युद्धपोत है। निर्माणाधीन नवीनतम फ्रंट लाइन युद्धपोत परियोजनाओं के तहत अगली पीढ़ी के फोर्थ स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोतों का निर्माण किया गया। इसमें सूरत चौथा और आखिरी पोत है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें से फोर्थ स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोतों को जिसमें निर्माण किया गया उसमें सूरत चौथा और आखिरी है। और यह युद्धपोत वर्तमान समय में मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कि मुंबई में है वहां पर ये बन रहा है, निर्माणाधीन है। नेक्स्ट न्यूज है, विश्व का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी? शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। ठीक है, बहुत ही लंबे समय से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं ये शेख हसीना। और टाइम मैगजीन ने हाल ही में विश्व की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख के तौर पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी कवर स्टोरी पर प्रदर्शित किया। तो किसने किया? टाइम मैगजीन ने किया। और शेख हसीना वर्ष 1996 से 2000 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही और फिर 2009 से देश की प्रधानमंत्री अभी तक है। इस तरह वे विश्व के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाली महिला है। शेख हसीना मार्गरेट थैचर जो कि इंग्लैंड की और इंदिरा गांधी जैसी प्रतिष्ठित महिला नेताओं से आगे है। हसीना की उपलब्धियों में से एक पुनरुत्थानवादी इस्लामवादियों और बांग्लादेशी राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप को कम करने में उनकी सफलता है। ठीक है, और हसीना ने पिछले 2 चुनाव क्रमशः 84% और 82% वोट के साथ जीते, जो बांग्लादेशी मतदाताओं के बीच उनकी लोकप्रियता का जीता जागता उदाहरण है। हसीना के शासन के तहत बांग्लादेश की जो जीडीपी है उसमें बहुत ही बेहतरीन वृद्धि देखी गई, जो 2006 में $71 बिलियन से बढ़कर के 2022 में $460 बिलियन
हो गई, जिससे यह भारत के बाद दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। नेक्स्ट न्यूज है 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट। तो ये इंडेक्स वाला न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है खुद में ही। तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में दीर्घकालिक प्रगति का अनुमान व्यक्त किया गया है और रिपोर्ट के मुख्य बिंदु भारत रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो इसमें देखिए, भारत उच्च आय और धन की असमानता में वाले शीर्ष देशों में शामिल है, लेकिन 2015-16 19-21 के बीच यहाँ की बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी का 25% हिस्सा से गिर करके ये 15% मात्र रह गया है। 2000 से 2022 के बीच प्रति व्यक्ति $442 से बढ़कर के ये कितना हो गया, $2389 हो गया। तो ये वृद्धि भी हुआ है। 2004 से 2009 के बीच गरीबी जो दर है वो $2.15 के अंतर्राष्ट्रीय गरीबी माप के आधार पर 40% से गिर करके 10% हो गई। और रिपोर्ट के अनुसार गरीबों की संख्या उन राज्यों में अधिक है जहां देश की 45% आबादी रहती है। और महिलाएं श्रम शक्ति का केवल 23% है, मतलब जो काम करने वाली आबादी उसमें से केवल 23% महिलाएं हैं। भारत में वैश्विक मध्यम वर्ग जो है कि उसमें वृद्धि देखी गई और वो $12 से $120 के मध्य जीवन यापन करने वाले लोग हैं। नेक्स्ट न्यूज है ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद की बैठक AIESC की बैठक हुई 6 से 7 नवंबर 2023 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद का बैठक हुआ। कहाँ पर बैठक हुआ, आपको इम्पोर्टेंट ये है आपके लिए कि इसका जो बैठक हुआ वो कहाँ पर हुआ। तो गांधीनगर में बैठक हुआ और इसमें से बैठक में किसने किसने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। तो भारत की तरफ से भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने इस बैठक में भाग लिया, इसका सह अध्यक्षता की। और इसका उद्देश्य था अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने जिससे दोनों देशों को लाभ हो और अंतर्राष्ट्रीयकरण, शिक्षा, गतिशीलता, कौशल विकास में सहयोग को और बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये चीजें थी। और इसकी अगर हम बात करें AIESC की जो स्थापना ये 2011 में हुई थी। ओके, तो ये भी चीजें याद रखनी। इसमें इंपॉर्टेंट 3 चीजें कि गांधीनगर में हुई, अध्यक्षता किसने किसने करी, तो धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने करी। स्थापना 2011 में हुआ था। नेक्स्ट है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड। तो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किस को मिला, कहाँ पर दिया गया, ये सब चीजें हम लोग जानेंगे। तो केरल पर्यटन को उसकी टिकाऊ और महिला समावेशी पहल के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया केरल टूरिज्म को। ठीक है, और किस लिए, उसकी टिकाऊ और महिला समावेशी पहल के लिए। केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन RTM जिसको बोला गया है, RTM केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को इस पुरस्कार के लिए दक्षिण अफ्रीका के भू आबद्ध देश एस्वातिनी के साथ, भू आबद्ध देश इसका मतलब होता है वैसे देश जो चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरे हो, मतलब उनके पास समुद्री सीमा नहीं होता है। जैसे आप अपने पड़ोसी देशों में देखेंगे तो नेपाल जो है वो भू आबद्ध देश है। ठीक है, नेपाल के पास कोई समुद्री सीमा नहीं है। यहाँ यह पुरस्कार स्थानीय व्यंजनों, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों के लिए आय उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन कार्य को मान्यता देता है। 2007 में स्थापित हुआ था और केरल ने बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड श्रेणी में ये पुरस्कार जीता। ये इम्पोर्टेंट है और IRCT द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है बैलिस्टिक मिसाइल SRBM बैलिस्टिक मिसाइल परलय, नाम क्या है SRBM का, परलय। इसका सफल परीक्षण हुआ। ये कहाँ से हुआ, तो ओडिशा तट पर जो स्थित है अब्दुल कलाम द्वीप, इसका पुराना नाम क्या था, चांदीपुर द्वीप है ना। तो इसका नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। महान साइंटिस्ट अब्दुल कलाम के नाम पर इसका नाम, APJ अब्दुल कलाम के नाम पर इसका नाम रखा गया।
तो यहाँ पर कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल SRBM परले का परीक्षण किया गया, जो कि सफल रहा। और परले मिसाइल को किसने बनाया? DRDO ने डेवलप किया। ये हवा में एक निश्चित सीमा तय करने के बाद अपना मार्ग बदलने में सक्षम है। परले 350 से 500 किलोमीटर की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी भार क्षमता जो है 500 से 1000 किलोग्राम है। और पृथ्वी डिफेंस व्हीकल के आधार पर यह आधारित है। मिसाइल के वारहेड में 6 प्रकार के हथियार लगाए जा सकते हैं। परले को LAC मतलब चाइना वाला जो पार्ट है, चाइना वाला बॉर्डर वाला पार्ट, उसको LAC बोलते हैं। और पाकिस्तान वाला जो पार्ट है वहाँ पर LOC बोलते हैं, कश्मीर के रीजन में। ठीक है, तो वहाँ पर इसका तैनाती के लिए इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पोषण युक्त पशु चारा निर्माण के लिए ब्राजील से समझौता। तो किससे समझौता हुआ? ब्राजील से समझौता हुआ है। और ये इसलिए समझौता हुआ कि डेयरी सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की ये पहल है। और इसके 2 कंपनियों के साथ आनंदा डेयरी ने वहाँ समझौता किया। आनंदा डेयरी ने ब्राजीलियन कंपनी अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस के साथ समझौता किया है। और इस तरह से जो गायों की नस्ल है उसमें सुधार की दिशा में, जिससे वो ज़्यादा दूध दे सकें और ये हमारे इन्वायरमेंट में वो उनका जो सेहत है वो अच्छा रह सके। तो आनंदा डेयरी की शुरुआत जो हुई 1989 में सियाना फैक्ट्री बुलंदशहर से की गई थी। और 2 वर्षों में ब्राजील और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना भी हो गया है। तो नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। ओडिशा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष महेश्वर मोहंती का निधन हो गया है। ठीक है, तो ये बीजू जनता दल, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बीजद के जो सर्वे सर्वा हैं, मुखिया हैं, वो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। ठीक है, नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल हाल ही में बने हैं रघुवर दास। तो ये भी याद रखेंगे, रघुवर दास। तो इनका निधन, ये महेश्वर मोहंती का निधन हो गया और ये 67 वर्ष के थे। मोहंती वर्ष 2004 से 8 तक ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर रहे और 11 से 2019 तक वे कई विभाग के मंत्री भी रहे। 5 बार पूरी निर्वाचन क्षेत्र से ओडिशा विधानसभा के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। रैंकिंग और इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर में, वनडे एग्जाम्स के लिए। तो ये कौन ये करता है? QS का फुल फॉर्म होता है क्वार्टरली साइमंड्स। ठीक है, और ये एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग इसके द्वारा जारी की गई है। और इस सूची में भारत के 148 विश्वविद्यालय शामिल किए गए। तो कितने विश्वविद्यालय भारत के शामिल किए गए? 148। और चीन के कितने शामिल किए गए? 133, जापान के 96। तो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 25 देशों के कुल 856 संस्थानों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें IIT मुंबई जो है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का शीर्ष संस्थान बना तथा इसने एशिया में 40वां, इंडिया में टॉप में IIT मुंबई रहा। और IIT मुंबई का जो एशिया में रैंकिंग है वो क्या है? 40th नंबर। ओके, तो IIT दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, जिसको ISC भी बोलते हैं, ISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT मद्रास, दिल्ली विश्वविद्यालय भी शीर्ष 100 में शामिल है। लेकिन सबसे ऊपर कौन है? IIT मुंबई, जिसका एशिया में रैंकिंग है 40। 2014 में QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 16 भारतीय संस्थान शामिल है और यह संख्या इस बार बढ़कर के 148 हो गई। क्वार्टरली साइमंड्स दुनिया भर के विश्वविद्यालय, मतलब QS साइमंड्स जो QS रैंकिंग है वो दुनिया भर के विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों की रैंकिंग जारी करने वाली ब्रिटिश संस्था है। आइए हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो इसमें रैंकिंग में आप देख रहे हैं, रैंकिंग में पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग जो चीन में है वो फर्स्ट रैंक है उसका। उसके बाद सेकंड रैंक हांगकांग यूनिवर्सिटी का है। थर्ड नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर का है। फोर्थ नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। और फिफ्थ सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना। तो यहाँ पर हम लोगों का जो IIT मुंबई है उसका रैंक कितना है? 40 एशिया में। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है
विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर स्थापित करने संबंधी नियम अधिसूचित। मतलब क्या है इसका मतलब, जो दूसरे देश के यूनिवर्सिटी हैं वो इंडिया में अपना कैंपस खोल सकते हैं और उनके लिए नियम बनाया गया है। तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 8 नवंबर 2023 को विदेशी विश्वविद्यालय के लिए भारत में अपने परिसर स्थापित करने और संचालित करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। यूजीसी भारत में विदेशी शैक्षणिक परिसरों की स्थापना और संचालन विनियम 2023 का एक मसौदा जारी किया गया था। ये दिशा निर्देश जो है एनईपी 2020, एनईपी बोले तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसमें कल्पना किया गया था कि दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की सुविधा दी जाएगी। और नियमों का उद्देश्य एनईपी की सिफारिशों के अनुरूप भारत में विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थान एफएचईआई के प्रवेश को सुविधाजनक बनाना और भारत में उच्च शिक्षा को एक अंतर्राष्ट्रीय आयाम प्रदान करना है। इस नियम के अनुसार विदेशी विश्वविद्यालय पात्रता शर्तें पूरी करने पर भारत में अपना कैंपस खोल सकते हैं। जो जो भी ये रूल को मानेगा उसको इंडिया में अपना कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी। और इस साथ ही वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 में इसका स्थान होना जरूरी है। मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए, जो वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 500 यूनिवर्सिटीज हैं वही यूनिवर्सिटीज अपना कैंपस खोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है गुजरात में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया गया। कितने टोटल? 12 जीएसटी सेवा केंद्र। और इसका जो शुभारंभ किया वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया। कहाँ पर? गुजरात के वापी ज्ञानधाम स्कूल में वस्तु एवं सेवा कर के 12 नए सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया गया। ये कहाँ पर है? ये अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, गोधरा, वापी, मेहसाना, पालनपुर, गांधीनगर, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़ एवं गांधीधाम में स्थित है। जीएसटी सेवा केंद्र वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर करदाताओं की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक समर्पित सेवा केंद्र है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने पारदर्शिता बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण में सहयोग के लिए व्यवसायों से प्रत्येक खरीद के बाद बिल देने का आग्रह किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में सीबीआईसी, है ना, सीबीआईसी ने 1 सितंबर 2023 को मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेरा बिल मेरा अधिकार किसने शुरू किया है? तो मेरा बिल मेरा अधिकार किसने शुरू किया है? सीबीआईसी ने, जिसका उद्देश्य बिक्री एवं खरीद लेन देन के द्वारा बिल चालान बनाने की संस्कृति को बढ़ावा देना है। और जल दिवाली, ये जल दिवाली महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए ये एक अभियान शुरू किया गया है। और ये अभियान शुरू किया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। तो आपको एग्जाम में ये लिख देगा और पूछा जाएगा कि ये योजना जो है या फिर ये अभियान किसने शुरू किया है, किस डिपार्टमेंट ने, किस मंत्रालय ने? तो क्या कहना है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने उस पर टिक करना है। ओके। और 7 से 9 नवंबर 2023 को जल दिवाली महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए अभियान चलाया गया। और महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए अभियान का लक्ष्य जल प्रणाली से महिलाओं को जोड़ना और जल उपचार संयंत्रों का दौरा करवाने के लिए जल उपचार प्रक्रियाओं का बारे में जानकारी प्रदान करना। भारत में 3000 से अधिक जल उपचार संयंत्र हैं, जिनकी निर्मित जल उपचार क्षमता 65,000 मिलियन लीटर पर डे है, एमएलडी से अधिक, और परिचालन क्षमता 55,000 एमएलडी से अधिक है। इस अभियान में महिलाओं को जल उपचार संयंत्रों और जल परीक्षण सुविधाओं की कार्य प्रणाली से परिचित कराना, महिलाएं स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्मृति चिन्हों, वस्तुओं के माध्यम से महिलाओं की समावेशिता और भागीदारी को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है अमेरिका द्वारा विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को मंजूरी देना। अगर दुनिया में कुछ चीज़ नहीं हो रही है, कुछ चीज़ भारत में पहली बार हो रही है, तो वो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन है, जिसको मंजूरी किसने दिया है? अमेरिका ने दिया है। तो अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन FDA ने 9 नवंबर 2023 को चिकनगुनिया के पहले टीके का नाम क्या है? इक्सचिक
देखिए मैंने नाम भी यहाँ पर लिखा है इक्सचिक, तो नाम याद रखना है। इक्सचिक को मंजूरी दी और इस टीके को फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वेलनोवा ने बनाया। किसने बनाया? वेलनोवा ने तैयार किया है। और चिकनगुनिया वायरस इंसान में मुख्य रूप से संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है और इस बीमारी में बुखार, जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, जोड़ों में सूजन और स्किन पर दाने दाने जैसे हो जाते हैं, ये इस चिकनगुनिया के लक्षण हैं। और 15 वर्ष में 50 लाख मरीजों में चिकनगुनिया की पुष्टि होने के बाद यह बीमारी वर्तमान में वैश्विक स्वास्थ्य खतरा बन गई है। इक्सचिक की एकल खुराक 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को इंजेक्शन के माध्यम से मांसपेशियों में दी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है न्यूज बोंगो सागर 23 अभ्यास। तो बोंगो सागर 23 अभ्यास क्या है? ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि किस किस देश के बीच होता है? ये होता है भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। ठीक है, भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना के मध्य बोंगो सागर 23 का चतुर्थ संस्करण। ये कौन सा संस्करण था? ये चौथा संस्करण था, तो नाम याद रखना है, चौथा संस्करण है। तथा कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का पांचवां संस्करण 7 से 9 नवंबर 2023 को उत्तरी बंगाल की खाड़ी में संचालित किया गया। भारत और बांग्लादेशी नौसेनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा IMBL इंटरनेशनल मरीन बॉर्डर लाइन के निकट संयुक्त गश्त की और बाद में इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए समुद्री अभ्यास किया। भारतीय नौसेना के जहाज कौन थे इसमें से? कुठार, किल्टान, समुद्री गश्त विमान MPA ड्रोनियर, और बांग्लादेशी नौसेना के जहाज अबू बकर, अबू उबैदा और MPA के साथ इस अभ्यास में भाग लिया। जहाजों के कम्युनिकेशन ड्रिल, सरफेस गन शूट, सामरिक युद्धाभ्यास का तथा अन्य ने अभ्यास किए। कॉर्पेट 23 में दोनों नौसेनाओं के बीच पहली मानवीय सहायता और आपदा राहत HDR अभ्यास भी हुआ, जिसमें समुद्र में खोज बचाव परिदृश्य का अभ्यास किया गया। नियमित द्विपक्षीय अभ्यास तथा समन्वित गश्ती ने दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी समझ और सहयोग को मजबूत किया। INS कुठार एक स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है, जबकि INS किल्टान एक स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी रोधी कॉर्वेट है। INS कुठार और किल्टान दोनों जहाज विशाखापत्तनम स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा हैं, जो पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के ऑपरेशनल कमान के अंतर्गत काम करता है। INS कुठार एक स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है। ओके, नेक्स्ट है वरिष्ठ पत्रकार चित्रकार KA फ्रांसिस। तो पत्रकार भी थे और चित्रकार भी थे KA फ्रांसिस, इनका निधन हो गया है। और ललित कला अकादमी के ये पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये 2023 को त्रिशूर में 9 नवंबर को त्रिशूर केरल में इनका निधन हुआ। फ्रांसिस ने 1970 के दशक में मलयाला मनोरमा से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करते हुए वर्ष 1999 से 2002 तक दैनिक मलयाला मनोरमा की कन्नूर इकाई का नेतृत्व किया। फ्रांसिस ने लगभग 2 दशकों तक मनोरमा साप्ताहिक के संपादक के रूप में कार्य किया। फ्रांसिस ने राज्य संचालित ललित कला अकादमी और केरल चित्रकला परिषद के अध्यक्ष तथा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया। नेक्स्ट न्यूज है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ? बैंकॉक में हुआ। 3 से 10 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया। भारत ने इसमें 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य। गोल्ड कितने? 3, सिल्वर 1 और ब्रॉन्ज 3। तो 3 3 6 और 1 7 पदक जीते टोटल। महिलाओं के टीम मुकाबले में ज्योति सुरेखा वेनम, खिलाड़ियों के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते तो याद रखेंगे। परनीत कौर, अदिति गोपीचंद स्वामी ने चीनी ताइपे की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। परनीत कौर ने महिलाओं की एकल स्पर्धा में अपनी हमवतन ज्योति सुरेखा वेनम को हराकर के गोल्ड जीता। भारतीय महिला रिकर्व और पुरुष कंपाउंड टीमों ने कांस्य पदक जीते। नेक्स्ट है इसमें देखिए ये लिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसमें परनीत कौर स्वर्ण पदक है, अदिति स्वामी प्रियांश स्वर्ण पदक जीता। परनीत कौर, ज्योति सुरेखा वेनम, अदिति स्वामी महिला कंपाउंड टीम का हिस्सा थी ये।
और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ज्योति सुरेखा वेनम महिला कंपाउंड में रजत पदक। अभिषेक वर्मा ने पुरुष कंपाउंड में कांस्य पदक। तीसा पुनिया, भजन कौर, अंकिता भगत कांस्य पदक। और अभिषेक वर्मा, प्रथमेश फुगे, प्रियांश ने कांस्य पदक जीता। ओके। 37वां राष्ट्रीय खेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा के तालेगांव, ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ कहाँ पर, तो ये गोवा में हुआ। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा के तालेगांव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित एक लॉन्च समारोह में मोगा लॉन्च किया। ठीक है। और भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन गोवा राज्य के विभिन्न स्थानों में किया गया, जिसमें से कुल 43 विषयों में प्रतियोगिताएं होंगी। और इसमें पंजाब से जुड़ा राष्ट्रीय खेलों के बारे में जोड़ा गया है। भारत के जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया जाता है। और भारतीय खेल मंत्रालय ने पुष्टि की कि ओलंपिक और एशियाई खेलों के आयोजन वाले वर्षों में छोड़ करके राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हर 2 साल में किया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कब नहीं किया जाएगा, तो ओलंपिक और एशियाई खेल जिस वर्ष होंगे उसको छोड़ करके प्रत्येक 2 वर्षों में। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं, जिसका मुख्यालय दिल्ली है। तो पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पर जानते हैं शुभंकर। तो यहाँ पर शुभंकर क्या होता है, शुभंकर का महत्व क्या है, उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो शुभंकर खेल के पात्र और विषयों का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके संबंधित खेलों के चेहरे के रूप में काम करते हैं। और यह खिलाड़ियों के साथ एक भावनात्मक संबंध बनाता है और खेलों के प्रति खिलाड़ियों की वफादारी को दिखाता है। ओके। तो अभी हमने यहाँ पर बताया था कि मोगा जो है वो इस बार का शुभंकर है, मैस्कट है। ठीक है। और इसको लॉन्च किसने किया, तालेगांव के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में वहां के मुख्यमंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लॉन्च किया। ठीक है। मोगा मोगा क्या है, तो इसमें से आप देख मोगा, एक सेकेंड, मोगा मोगा का पिक्चर इसमें नहीं लगाया हुआ है। तो इसमें से मोगा जो है वो एक, मोगा को देखेंगे तो वो एक बैल के जैसा, गौर के जैसा है। ठीक है। जो वहाँ का राष्ट्रीय पशु है उससे मिलता जुलता है ये। ओके। और इसमें से इस बार जो है गतका को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, तो पिछले संस्करण भारतीय खेलों का जो हुआ था वो महाराष्ट्र गोवा में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों का विजेता था। और सावज एशियाई शेर का प्रतिनिधित्व करता था, वो 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था। और ये हुआ कहाँ था, गुजरात में हुआ था। ठीक है। और उस बार का विजेता महाराष्ट्र और गोवा था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एबंडेंस इन मिलेट्स गीत ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित हुआ। तो एबंडेंस इन मिलेट को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। और श्री अन्न का मतलब मोटे अनाज को श्री अन्न नाम दिया गया है। और उसी पर यह गीत बनाया गया है। और इसी के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए इसको नॉमिनेट किया गया है। और इसमें से जो सह कलाकार हैं वो क्या नाम है, फाल्गुनी शाह। ठीक है। तो एबंडेंस इन मिलेट्स गीत ग्रैमी अवार्ड के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड परफॉर्मेंस श्रेणी में। तो किस श्रेणी में,
बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में ये नामांकित किया गया है। और नरेंद्र मोदी को दर्शाया गया है श्री अन्न के लाभ और इसकी पौष्टिकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों को उजागर किया गया है। और 16 जून 2023 को ये रिलीज हुआ था। भुखमरी, इस गीत की रचना दुनिया भर में भुखमरी को कम करने, अत्यंत पोषक अनाज श्री अन्न की महत्ता को बताने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया है। इस गीत को भारतीय अमेरिकी गायक फाल्गुनी शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से लिखा। ओके। रियर एडमिरल राजेश धनखड़ ने पूर्वी बेड़े की कमान संभाली। तो रियर एडमिरल राजेश धनखड़ जो है वो पूर्वी बेड़े की कमान संभाली। रियर एडमिरल राजेश धनखड़ ने 10 नवंबर 2023 को रियर एडमिरल गुरचरण सिंह से पूर्वी नौसेना कमान की स्वाड आर्मी अर्थात पूर्वी बेड़े की कमान संभाली। इस अवसर पर विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में एक पारंपरिक समारोह के दौरान चेंज ऑफ गार्ड का आयोजन किया गया। धनखड़ को अमन के अदन और ऑल होदायदा में भारतीय नागरिकों के नॉन कॉम्बैट इवैक्यूएशन ऑपरेशन के लिए वर्ष 2015 में नौसेना पदक प्रदान किया जा चुका है। रियर एडमिरल राजेश धनखड़ को 1 जुलाई 1990 को भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था। वे नौसेना नौसंचालन और प्रशासनिक निर्देशन के विशेषज्ञ हैं। सर्वोच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2023 को विभिन्न उच्च न्यायालयों के 3 मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। तो इसमें कौन से हैं? तो जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस संदीप मेहता गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 नवंबर 2023 को इन तीनों जजों के नामांकन की सिफारिश की थी। 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम स्वीकृत क्षमता 34 तक पहुंच गई। तो अधिकतम क्षमता कितना है? 34 है। तेलुगु फिल्मों के अभिनेता चंद्र मोहन का निधन हो गया। तेलुगु फिल्म प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता चंद्र मोहन गारू 11 नवंबर 2023 को हैदराबाद में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे और 1966 में रंगूला रत्नम से अपने करियर की शुरुआत किया था। इन्होंने 600 फिल्मों लगभग 600 फिल्मों में काम किया और उनकी कुछ यादगार फिल्म में शुभोदयम, सिरसिरी मुव्वा, शंकराभरणम, सीता लक्ष्मी, अल्लूरी सीताराम राजू, आखिरी पोर्तम और नुवु नाकू नाचव शामिल है। 1978 में प्रदर्शित फिल्म पदा हारेला वायसु के लिए चंद्र मोहन को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। चंद्र मोहन को 2 बार फिल्म चंदा मामा रावे और अथाना कोडा के लिए नंदी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसमें से एग्जाम के व्यू से देखा जाएगा तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कि चंद्र मोहन किस कहाँ के अभिनेता थे? तो तेलुगु फिल्मों के अभिनेता थे। ठीक है सबसे, और ये हैदराबाद के रहने थे। नेक्स्ट है नागालैंड की नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित कर दी गई। 9 नवंबर 2023 को नागालैंड विधानसभा ने शहरी स्थानीय निकाय अर्बन लोकल बॉडीज में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने से संबंधित नागालैंड नगर पालिका विधेयक 2023 पारित कर दिया। विधेयक के पारित होने से राज्य में 2 दशकों के बाद पहली बार महिला आरक्षण प्रावधान के साथ नगर निकाय चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया और राज्य में आखिरी बार निकाय चुनाव 2004 में हुए थे। इसमें से करों, भूमि, भवनों संबंधित प्रावधानों को बाहर रखा गया है और इसके अनुसार महिलाओं के लिए शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। हालांकि शहरी स्थानीय निकायों में अध्यक्ष के पद पर महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के प्रावधान को नवीन जो प्रस्तावित विधेयक में शामिल नहीं किया गया है, जबकि पूर्ववर्ती नगर पालिका अधिनियम में ये प्रावधान मौजूद था। नागालैंड नगर पालिका अधिनियम 2001 के कुछ प्रावधानों पर आदिवासी होहो द्वारा गंभीर आपत्ति जताई गई थी क्योंकि ये प्रावधान अनुच्छेद 371 ये का उल्लंघन करते थे और नागालैंड को अनुच्छेद 371 ये के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है जो
नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, भूमि और संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण की सुरक्षा प्रदान करता है। भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक आयोजित। भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक, ओपेक क्या है? पेट्रोलियम निर्यातक संगठनों का एक पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन है, और इसके बीच भारत और ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक 9 नवंबर 2023 को कहां पर हुआ? ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ, जहां पर ओपेक का सचिवालय भी है। तो ओपेक का हेडक्वार्टर या सचिवालय कहां पर है? वियना में है। वियना कहां पर है? ऑस्ट्रिया में है। बैठक की सह अध्यक्षता ओपेक के महासचिव हैथम अलगैस, तो आज रखना है, हैथम अलगैस। और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्री कौन है भारत के? हरदीप सिंह पुरी। और बैठक में तेल एवं ऊर्जा बाजारों में संबंधित प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें उपलब्धता, सामर्थ्य और स्थिरता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत और ओपेक ने ऊर्जा उद्योग की लघु, मध्यम और दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर चर्चा की। और इस अगली उच्च स्तरीय जो बैठक होगी वो 2024 के दौरान भारत में होगी। और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है। बीना अग्रवाल को केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार प्रदान किया गया। तो बीना अग्रवाल जी को केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार दिया गया। और बीना अग्रवाल जी क्या है? अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्र के लिए केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस वर्ष के लिए बीना अग्रवाल को दिया गया। बीना अग्रवाल को मेक्सिको सिटी में मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड बार्किन के साथ संयुक्त रूप से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बीना अग्रवाल ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में विकास, अर्थशास्त्र और पर्यावरण की प्रोफेसर और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की पूर्व निर्देशक है। और बीना अग्रवाल ने 1990 के दशक में अपनी एक पुस्तक ए फील्ड ऑफ वंस ऑन जेंडर एंड राइट्स इन साउथ एशिया, तो ये नाम याद रख लेंगे सिर्फ बुक का, में संपत्ति और भूमि में लैंगिक असमानता को उजागर किया था। उन्हें पर्यावरण प्रशासन, कृषि विकास, विकासशील देशों में सामाजिक समानता पर ध्यान देने के साथ पारिस्थितिक अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। केनेथ इवार्ड बोल्डिंग एक अमेरिकी अर्थशास्त्री, शिक्षक, शांति कार्यकर्ता और अंतःविषय दार्शनिक थे। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय शेयरों को अपग्रेड किया। तो वैश्विक इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय शेयरों की रेटिंग बढ़ा दी है। और दूसरी और गोल्डमैन सैक्स ने कम आय वृद्धि के कारण हांगकांग में कारोबार करने वाले चीन के शेयरों पर अपनी रेटिंग घटा दी है। तो गोल्डमैन सैक्स ग्रुप एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? गोल्डमैन सैक्स का न्यूयॉर्क शहर में है। एशियाई बाजारों के नवीनतम गोल्डमैन सैक्स मूल्यांकन के अनुसार भारत के आने वाले वर्षों में मिड टर्म आय में वृद्धि की संभावना के साथ दीर्घकालिक विकास के अवसर प्रदान करने का अनुमान है। गोल्डमैन सैक्स ने बड़े पैमाने पर घरेलू उन्मुख विकास की प्रवृत्ति का अवलोकन किया, जो निवेशकों को निवेश पर अच्छा रिटर्न दे सकता है। पिछले 20,000 वर्षों में ग्रीनलैंड में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट हुई है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्टडी के अनुसार ग्रीनलैंड में ध्रुवीय भालू की संख्या पिछले 20,000 वर्षों में घट रही है। और इस अध्ययन में ऐतिहासिक जलवायु डेटा के साथ साथ उनकी आनुवंशिक सामग्री, भोजन विकल्प और आवास का विश्लेषण किया गया। डेनमार्क के कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपने इस अध्ययन में कहा कि समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण ध्रुवीय भालू की आबादी में गिरावट आ रही। तो इसका रीजन क्या है? समुद्र के बढ़ते तापमान। और ग्रीनलैंड के आसपास का समुद्र का तापमान पिछले 20,000 वर्षों में 0.2 से 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्रुवीय भालू की आबादी में 20 से 40% की कमी आई है। और इसका मेन रीजन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग समझिए, ठीक है। और आहार में परिवर्तन करने से ध्रुवीय भालू में जलवायु परिवर्तन के साथ सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। और नर एवं मादा ध्रुवीय भालू अपने आहार विकल्पों में अंतर रखते हैं, इसलिए वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते। पूर्वी ग्रीनलैंड में नर ध्रुवीय भालू और विभिन्न सील प्रजातियों को खाते हैं, जबकि मादाएं चक्राकार सील को खाती हैं। नेक्स्ट न्यूज है, दक्षिण एशिया में
347 मिलियन बच्चों के साथ जल की कमी का संकट हो गया है। और यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ की 13 नवंबर 2023 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में 347 मिलियन बच्चे जल की कमी का सामना कर रहे हैं। और रिपोर्ट में इस गंभीर संकट का कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण ही ध्रुवीय भालुओं में भी कमी देखी गई, अभी हमने प्रीवियस न्यूज में पढ़ा था। तो रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया है कि हर 3 में एक बच्चा जल की कमी से जूझ रहा है। विश्व के एक चौथाई से ज्यादा बच्चे दक्षिण एशिया के 8 देशों में रहते हैं जो बाढ़, सूखे जैसे जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाओं से जूझ रहे हैं। दक्षिण एशियाई देश में कौन कौन शामिल है? बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। विश्व में पानी की कमी से सर्वाधिक जूझने वाला देश क्षेत्र दक्षिण एशिया है। यहाँ के लगभग 55% बच्चे पानी की कमी से जूझ रहे हैं। ओके, तो ये इस वीक का न्यूज़ यहाँ पर समाप्त होता है। और हमने इसके प्रीवियस वीक के लिए भी हमने करंट अफेयर बनाया था, वीकली करंट अफेयर, तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे से देखें और लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।